दैट इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। आई थिंक नेम इंडिकेट कर रहा है, तुम लोग समझ भी रहे होगे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मीन्स हम किसी भी ऐसे फॉरेन डीएनए या फॉरेन प्रोटीन, एंटीजन, एंटीबॉडी या बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी जिसको हम डायग्नोज कर सके, या तो डिजीज होने के बाद, सिम्टम होने के बाद, या तो बिना सिम्टम के भी। जैसे आजकल तुम लोग इतना कोरोना चल रहा है, इसमें तुम देख रहे हो कि कई चीजों की टर्मिनोलॉजी तुम्हें सुनाई दे रही होगी कि सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक, ठीक है, आरटीपीसीआर भी आ रहा है, स्वैब टेस्ट आ रहा है, सीरम टेस्ट आ रहा है, ये सारी चीजें तुम लोग इसमें ही सुन रहे हो, ठीक है। एलाइजा टेस्ट भी वहां पे हो रहा है। तो मीन्स किसी के बॉडी में अगर इन्फेक्शन होके वो रिकवर हो गया है तो उसके बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। जस्ट हम कोरोना का एग्जांपल दे रहे हैं तो तुम्हें एकदम माइंड में सेट हो जाएगा यहाँ करना क्या है। या कोई फॉरेन उसके अंदर कोरोना का इन्फेक्शन है और तब कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स कि कोरोना के जो प्रोटीन शेल है, जो उसका आरएनए मटेरियल है, उसको हम डायग्नोज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंस को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो इन बोथ द केस तुम्हें इम्यूनोलॉजी के कुछ टर्म्स यहाँ पे एकदम क्लियर होने चाहिए। एक है एंटीजन, एक है एंटीबॉडी। बाकी ये आरटीपीसीआर पीसीआर वगैरह तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो उस पर बहुत ज्यादा आज हम फोकस नहीं करेंगे। एंटीजन है, एक है एंटीबॉडी। जो भी फॉरेन मटेरियल होगा वो एंटीजन है, ठीक है, जो हमारा मटेरियल है वो एंटीबॉडी है। तो हमें किसी डिजीज के रिस्पेक्ट में हम सोचें, अगर अपनी थॉट को ले जाएं, तो हमें या तो वो हमारे अंदर होगा, उसको कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, या तो हमने उस पर डिफेंस सिस्टम हमारा वर्क कर चुका होगा तो उसकी एंटीबॉडी होगी। तो इस तरीके के हर चीजों में या तो उनका कोई कंसंट्रेशन हम मेजर कर रहे होंगे, या प्रेजेंस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस जैसे हो गया तो उसमें हम क्या देख रहे हैं कि कैसे वो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट टू वायरल डीएनए वर्क कर रही है, तो उसको भी हम एक डायग्नोसिस पर्पस में यूज कर सकते हैं। फिर टूल्स एंड टेक्निक वाले पोर्शन में मैंने एलाइजा पढ़ाया हुआ है, आरआईए पढ़ाया हुआ है, ऑटो रेडियोग्राफी पढ़ाई हुई है। तो वहां आप देख रहे हो कि हम डायग्नोज कर रहे हैं, मतलब हम सैंपल को किस तरीके से टेक्निकली एनालाइज कर सकते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर बेटा? तो you know that for effective treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. किसी भी डिजीज का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, पैथोलॉजिकली इम्पैक्ट जो होता है, फिजियोलॉजिकली हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट होता है, वो सब जो उस डिजीज से रिलेटेड आपके पास डेटा होता है, चार्ट होता है, वो सब कलेक्टिवली आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें कॉमन से एग्जांपल दूं, चीजें तो हम लोग मतलब हम लोग 80s बॉर्न, 85 बॉर्न, 90s वाले बच्चे जो हैं, उन्होंने कई चीजें काफी चेंज होते हुए देखी है। तो हमारे टाइम में अगर फीवर वगैरह आता था तो उसको इतनी बड़ी इश्यू नहीं बनता था, ठीक है। फीवर आया, आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे, नॉर्मल 25-30 रुपए में आपको मेडिसिन मिल जाएगी, आप घर चले जाओगे, 2-3 दिन में आप ठीक हो जाओगे, इस तरीके का रहता था। अभी आप 2 दिन 3 दिन आपको कंटिन्यूअस अगर फीवर रहेगा, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, पहले तो वो आपका ब्लड टेस्ट करेगा, ठीक है। डिफरेंस समझो कि एक टाइम था जब टेस्ट तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं होती थी, ऐसे ही ट्रीटमेंट कर दिया जाता था, ठीक है। बट नाउ टेस्ट हम कर रहे हैं, एक छोटी सी भी कोई कंप्लेन आती है किसी पेशेंट की, तो उसको डॉक्टर पहले टेस्ट से डायग्नोज करके वेरीफाई करता है, देन ट्रीटमेंट देता है। क्लियर? आपका बहुत क्लोज फैमिली डॉक्टर होगा तो वो टेस्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा 4 दिन ये दवा लेके देखो फिर देखते हैं, नहीं तो टेस्ट करेंगे। इस तरीके के भी आपने देखे होंगे। बट काफी ज्यादा केसेस में आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट वगैरह करके वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइफाइड हो रखा है, मलेरिया हो रखा है, डेंगू हो रखा है, कुछ ऐसा तो नहीं कि फीवर क्यों आ रहा है, जा रहा है। तो मीन्स डायग्नोसिस पे बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस डिपेंडेंट हो गई है, ठीक। पहले जैसे नब्ज पकड़ के ही इलाज हो जाता था। मेरे खुद के चाचा जो डॉक्टर है, वो नियर बाई 3 विलेज में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए मेरे चाचा शहर की तरफ मूव नहीं किए जब पापा उन्हें बुलाए। तो वो तो अभी क्या वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल होता या क्या होता, तो उन्होंने जो छोटी सी अपनी क्लिनिक स्टार्ट की, उससे ही बहुत लोगों का वो ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो लाइक कि उस टाइम डॉक्टर्स बिना लेबोरेटरी, बिना पैथोलॉजी, बिना टेस्ट के भी राइट ट्रीटमेंट कर पा रहे थे। और नाउ डेज राइट ट्रीटमेंट, राइट पाथ पे जाने के लिए आपको डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है, ठीक। अब इसके आपको बेनिफिट भी हैं कि आपका ट्रीटमेंट राइट डायरेक्शन में चल रहा है। अगर कहीं 1000 में एक केस भी ऐसा हो गया
जिसकी डेथ हो गई आपके बिना डायग्नोसिस किए ट्रीटमेंट देने की वजह से, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली आप सारे केसेस में डायग्नोसिस करके एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हो तो आपका ट्रीटमेंट सही चलता है। तो इसको मतलब बहुत कमर्शियली उससे अपने एथिक्स वगैरह से जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इट्स ए रिक्वायरमेंट। इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ डिजीज और इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ पैथोलॉजी होते हैं कि आप सही डायग्नोसिस करें और सही डायरेक्शन में ट्रीटमेंट दें। क्लियर? तो पैथोफिजियोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, डिजीज कैसी है वो समझना बहुत जरूरी है, और उसका अर्ली डायग्नोसिस बहुत रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे सपोज अभी संजय दत्त का केस आया, 3rd स्टेज या 4th स्टेज, कोई न्यूज चैनल कह रही थी 3rd स्टेज, कोई कह रहा है 4th स्टेज में उसको कैंसर है। तो यही डायग्नोसिस अगर उसकी 1st स्टेज और 2nd स्टेज में हो जाती तो उसके सर्वाइवल के चांसेस या ट्रीटमेंट के चांसेस डॉक्टर को ज्यादा इजी रहता और उसके लिए भी अच्छा है। बट अर्ली डायग्नोसिस नहीं होने की वजह से वहां पे चैलेंजेस अलग आएंगे। तो अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी पूरा समझना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और डिजीज का ट्रीटमेंट करो किसी और डिजीज को समझ के। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस लाइक सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, स्टूल एनालिसिस, ये जो सैंपल यूज करते हैं इससे हमें अर्ली डिटेक्शन नहीं पॉसिबल हो पाता था। क्यों? क्योंकि ये तब आप इन पे जाएंगे जब तक आपका सिम्टम आ चुका होगा, और नंबर ऑफ डिजीज में ऐसा होता है कि सिम्टम आने के बाद आपका ट्रीटमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस ले चुका होता है। क्लियर? तो जस्ट जैसे अभी कोरोना का है तो कोरोना में लोग कैसे करा रहे, थोड़ा भी कोई सिम्टम है, अभी जैसे मुझे ही कल से गला ठीक नहीं लग रहा है, काफी भी लग रहा है, मोहल्ले को पता चल जाती है, मेरे को कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। बट आई नो कि मुझे वेदर भी तो चेंज हुआ है, मैं यूपी से यहाँ आई हूँ तो चीजें चेंज, ठंड लग रही है, तो इसका भी तो नॉर्मल बॉडी पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो जस्ट आई एम ऑब्जर्विंग कि किस तरफ जाता है। क्लियर? तो अर्ली स्टेज में आप किसी सैंपल के थ्रू डिटेक्ट करें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब आप जाएंगे तब तक आपको सिम्टम हो चुका होगा, आप डिजीज से सफर होंगे, तब आप जाएंगे तो डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, फिर आप अपना सैंपल देंगे, उसमें कुछ भी जो भी डिटेक्शन होगा डायग्नोसिस होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा भी कोरोना के केस में आपको हम लोग क्या है कैंप लग रहा था एंटीबॉडी ऐसे का, ठीक है, तो वहाँ लखनऊ में प्रिया के घर के नीचे एंटीबॉडी ऐसे का कैंप लगा हुआ था, समवाय पता नहीं कि मैं गई नहीं उस दिन। तो इसमें आप जाके आप खुद ही चेक करा लो आपके अंदर आईजीएम अगर बना हुआ होगा, ठीक है, एंटीबॉडी आपको मिल रहा है, इट मींस कि आपका एक्सपोजर हो चुका है कोरोना वायरस से और आप उससे क्योर भी हो चुके हो। क्लियर? तो जस्ट आपकी बॉडी खुद के इम्यून सिस्टम से उससे लड़ चुकी है और ठीक हो चुकी है। नाउ यू आर अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, आपके बॉडी में अब ये मैं तुम्हें इम्यूनोलॉजी में समझाऊंगी कि किस तरीके से आप कोरोना वायरस का इंफॉर्मेशन सेव हो गया है। ठीक है, इसके एक्सपोजर से वो इंफॉर्मेशन तुम्हारे बॉडी में अब सेव है। अब ये वायरस जब भी अटैक करेगा तो इसके लिए जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी हमेशा प्रोड्यूस हो जाएगी, जो प्लाज्मा थेरेपी देख रहे हो। ठीक है, तो ये सब कैसे है? अब वो गए एंटीबॉडी ऐसे करा लिया, ठीक है, सीरम टेस्ट करा लिया, खुद से खुद लोग करा रहे हैं, सैंपल दे दिया, हल्का भी सिम्टम दिख रहा है गए सैंपल दे दिया। तो ये क्यों पॉसिबल है? अगर हम इन सारे डायग्नोसिस प्रोसेस से चलेंगे तो इसमें लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम लोग देख रहे शुरू में जो टेस्ट हो रहे थे उनका तीसरे चौथे दिन में रिपोर्ट आता था। ठीक है, और सेम तुम्हारे सामने सामने देखते, अगर तुमने न्यूज देखा होगा तो उसके बाद आरटीपीसीआर टेस्ट आ गया, ठीक है, फिर एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट आ गया, स्वैब टेस्ट आया, स्वैब टेस्ट तो स्टार्टिंग में ले रहे थे, इसके बाद तुम्हारा बाकी सब तो इसी पे डिपेंडेंट है, अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं जो कि इन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस पे ही डिपेंडेंट है। तो माय पॉइंट इज दैट कि अर्ली डायग्नोसिस अगर हम करना चाहें तो हम आरडीटी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिसमें पीसीआर, जैसे सपोज आपके ब्लड में अगर इन्फेक्शन है तो आपको जो छोटा सा अमाउंट भी आपने सीरम से आइसोलेट किया उसका एम्प्लीफिकेशन कर लेंगे, उसको रीड करेंगे, और वो अगर सेम वायरल जीनोम उसमें मिलेगा, वायरल स्ट्रैंड मिल रहा होगा, तो आप कह सकते हो कि वायरस आपके बॉडी में प्रेजेंट है। सेम वे अगर आप बैक्टीरियल किसी चीज को स्टडी कर रहे हो तो इसी तरीके से जो आपको छोटा सा सैंपल मिला है उसका एम्प्लीफिकेशन करके आपने रीड किया उस सैंपल को मल्टीपल प्रोबेबिलिटी के लिए, जिससे आपका वो मैच कर गया, वो चीज आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है कि आप कोरोना के लिए टेस्ट कर रहे हो या किस चीज के लिए कर रहे हो तो आप एक ब्लाइंड टेस्ट कर लोगे। ध्यान से सुनो सारी चीजों को।
आप एक ब्लाइंड टेस्ट करोगे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज के अगेंस्ट में देखोगे। अगर आप जान रहे हो कि हम कोरोना के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो आप कोरोना के अगेंस्ट में उसको टेस्ट कर लोगे, ठीक है। अगर टेस्ट मैच हो रहा होगा तो वहां पे इन्फेक्शन है, नहीं हो रहा होगा तो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसाई, एक ऐसे है ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए जो कि एंजाइम लिंक्ड है। इम्यूनो मीन्स एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड पैरामीटर को ये चेक कर रहा है। क्लियर। ऐसे मीन्स ऐसे जस्ट हम कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसको ऐसे वर्ड देते हैं। आर सम ऑफ द टेक्निक्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। तो अब हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन अभी दिख नहीं रहा था लेकिन हमने उसका टेस्ट करा दिया, तो अगर वो बहुत स्मॉल अमाउंट में भी हमारे बॉडी में उस पर्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया, एंटीजन से रिलेटेड कोई भी फॉरेन पार्टिकल से रिलेटेड अगर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, व्हाटएवर, तो उनको हम अलग अलग टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो वो क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन्स हुआ तो उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसे कंपैटिबिलिटी शो किया, उससे बाइंडिंग एफिशिएंसी दिखा दिया, इट मींस कि वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट था तभी हमारे सैंपल में आया। तो बहुत छोटे से छोटे अमाउंट में, जबकि वो कोई सिम्टम नहीं दिया है, वो एक्सप्रेस नहीं कर चुका है, वो उस पूरे होस्ट बॉडी को कवर अप नहीं किया है, उस स्टेज में भी हम डायग्नोज कर पा रहे हैं। क्लियर। दैट इज अर्ली डायग्नोसिस। Presence of pathogen, maybe bacteria, viruses, is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. ठीक है। हम कब ध्यान देते हैं, जब हमें सिम्टम आ जाता है, ठीक। By this time the concentration of pathogen is already very high in the body. अब इस टाइम अगर हम कोई टेस्ट करने जाएं तो हम ये नॉर्मल जो टेस्ट हमारे कन्वेंशनल टेस्ट थे उनके थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। बट इन टेक्नोलॉजी के टेस्ट का क्या बेनिफिट है कि हमें बहुत छोटे हाई नंबर में पैथोजन अभी प्रेजेंट नहीं है, बस हमारे बॉडी से इनकॉर्पोरेट हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी वो इन्फेक्शन नहीं किया, अभी उनका सिम्टम नहीं दिखा है, तो उस केस में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? ये जो सारी भी मैंने कहानी बोल दी, क्लियर है? फास्ट रिप्लाई करो बेटा, आवाज जा रही है ना क्लियर मेरी? गुड। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग आज सारी चीजें देखेंगे। अब तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए तुम्हें ये सारी थ्योरी माइंड में होनी चाहिए कि क्या कन्वेंशनल के ड्रॉबैक हैं, क्या टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, ठीक। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन, इसको मार्क कर लोगे, एनसीईआरटी का ये पॉइंट है। लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस at a time when the symptoms of the disease are not yet visible, ठीक है, can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। क्लियर है? पीसीआर पढ़ रखा है, पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीनों स्टेप फटाफट बताओ, 3 मेन स्टेप पीसीआर में क्या क्या होते हैं और तीनों के टेम्परेचर बताओ, अभी बताओ। स्टेप एंड टेम्परेचर, step and temperature, name of step and temperature. Can you explain how PCR can detect very low amount of DNA? Explain कर देना इसको, WhatsApp पे आंसर सेंड करना। PCR is now routinely used to detect HIV in suspected AIDS patient। अब एड्स का भी आपको पता है क्या, इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है ये, इसमें भी आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर डिजीज या नहीं दिखेगा। डिनेचुरेशन, अनिलिंग, एंड थर्ड वन एक्सटेंशन, टेम्परेचर, रिकॉल करना, आंसर करना इसका व्हाट्सएप पे तुम लोग। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जेन, पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी। एचआईवी का मैं बता रही थी कि अब जो एड्स है तुम्हारा, इसके सिम्टम्स बहुत अलग है, बहुत वेरिएशन है, क्योंकि ये सिंड्रोम है, इम्यून सिस्टम आपका लो हो रहा है, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइप की डिजीज हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो हम पीसीआर इसमें भी यूज करते हैं ताकि हम एचआईवी के इन्फेक्शन को, उस वायरस को ट्रेस कर लें, बहुत लो अमाउंट में ट्रेस हो जाए तो हमें एचआईवी नॉर्मल कोई भी टेस्ट, कोई भी अभी तो ऐसा हो गया है कि आपका डायग्नोसिस अगर आप
किसी पर्टिकुलर डिजीज से, किडनी वगैरह, आप किसी से भी एडमिट हो रहे हो तो आपका जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है उसमें HIV टेस्ट होता ही होता है, ठीक है, ताकि उससे पता चल जाए कि कहीं HIV तो नहीं है इस पर्टिकुलर पेशेंट को। तो HIV का भी कोई और छोड़ नहीं है सिम्टम का कि आपको क्या होगा, देयर इज ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो आप उसको किसी पर्टिकुलर डिजीज से रिलेट करके टेस्ट करोगे तो वो नहीं मिलेगा, आपको पर्टिकुलर HIV का स्ट्रेन देखना होगा कि आपके बॉडी में है या नहीं। तो इसको भी PCR टेक्निक के द्वारा एम्पलीफाई करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज बीइंग यूज्ड, और ये सब चीज अभी हर डिजीज में, मतलब इसमें तुम्हारा टीबी में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस PCR बोलते हैं। इन सारी डिजीज को आइडेंटिफाई करने में एकदम लो लेवल पे विदाउट सिम्टम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू, ठीक है। म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, अगर आप कोई ऐसा सस्पेक्टेड कैंसर, जैसे मान लो कोई हेरिडिटरी हिस्ट्री है और आपको लगे कि आप सस्पेक्टेड हो सकते हो, तो टाइम टू टाइम आप अपना गए टेस्ट करा रहे हो, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी मेजर में वो क्या हुआ कि आप खुद एक टाइम ड्यूरेशन पे रिपीटेडली उसको रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट कराएं, तो उससे भी आपको फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज तक डायग्नोसिस हो जाएगी। क्लियर? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जैसे तो पता ही है, मम्मी को हुआ है कैंसर, पापा को कैंसर हुआ है, तो मैं भी 1-1.5 साल पे ऐसे, अभी तो लापरवाही कर रही हूँ थोड़ा, जाके स्मीयर टेस्ट वगैरह करा लेती हूँ ओवरी का, यूट्रस से। तो एक टाइम टू टाइम मेरा थोड़ा टेस्ट चलता रहता है। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसी तरीके से आपके कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं जहाँ पे म्यूटेशन, जीन का वेरिएशन, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप उसको अगर आइडेंटिफाई कर जीन सीक्वेंसिंग मेथड से आप एम्पलीफाई करके सीक्वेंस करके उस पर्टिकुलर रीजन को डिटेक्ट करें, तो आप उससे भी वो डिजीज एक्सप्रेस हो जाए, वो डिजीज अपना इफेक्ट शो करे, तब तक आप उसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज लाइक अ जीन थेरेपी टाइप, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस हम तभी कर सकते हैं, एक प्रिवेंटिव मेजर हो गया जब आपको कोई डिजीज होगा भी नहीं और उसके पहले ही आप जस्ट उसके प्रेजेंस की वजह से आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, उससे हील कर सकते हैं टाइम के टाइम। असाइन अ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RNA टैग विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर प्रोब इसको बोलते हैं, मॉलिकुलर प्रोब। अभी आगे की स्लाइड में ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट है, बियॉन्ड एनसीईआरटी चलेंगे तो देखते हैं हम लोग। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री DNA इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ये भी टूल्स एंड टेक्निक में बढ़ाया है मैंने, ऑटो रेडियोग्राफी, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब डिजाइन होगा, प्रोब के कुछ सीक्वेंस ऐसे होंगे जो टारगेट DNA RNA मॉलिक्यूल से रिलेटेड होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और इस प्रोब को या तो हम इन्फ्लोरेसेंट कोई इन्फ्लोरेसेंट टेक्निक से आइडेंटिफाई कर ले या रेडियो एक्टिव लेवल कर दें। दोनों ही केस में वो कहाँ पे बाइंड हुआ है उसको हम ट्रेस कर सकते हैं, तो दैट इज अ ट्रेशर टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम ट्रेस कर सकते हैं, हमने इंसर्ट किया उसके बाद हम ट्रेस कर सकते हैं। द क्लोनिंग हैविंग अ म्यूटेटेड gene will hence not appear on the photographic film because the probe will not have complementarity with the mutated gene। अब ऐसे केस में क्या होगा कि आपके म्यूटेटेड जीन नहीं हो पाएंगे। जैसे सपोज कोई एक जीन था जो ऑलरेडी कैंसर कॉज कर रहा था, उसको हमने आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोब इसका डिजाइन कर दिया और प्रोब को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन उस कैंसर कॉजिंग जीन के अंदर फिर से कुछ म्यूटेशन हो चुका है। जैसे सपोज अभी हम फिर से तुम्हें कोरोना का एग्जांपल लेते हैं। कोरोना का वायरस एक नॉर्मल वायरस भी था जो हम लोगों को फ्लू कॉज करता है, तो वो भी कोरोना फैमिली में ही आता है। ठीक है, आप उसका आरएनए प्रोब डिजाइन कर लिए हो, आप उसके आरएनए प्रोब को ट्रांसफर कर दो और बोलो कि ये तो कोरोना का वायरस होगा तो अंदर जाके बाइंड कर जाएगा, बट नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो कोविड का कोरोना वायरस है इसके आरएनए में क्या हो चुका है, म्यूटेशन हो चुका है। तो जो सीक्वेंस आपको नोन था उससे वहां पे चेंज है, जीन में चेंज है, तो वो जाके बाइंडिंग शो नहीं करेगा। तो ये टेक्निक कहाँ पे फेल हो जाएगी आपकी, अगर आपके नोन ऑलरेडी डिजीज सीक्वेंस जो आपको नोन है उसमें फिर से कुछ म्यूटेशन हो गया हो। और ऐसा हाई रेट किस में दिखेगा, आरएनए के केस में या डीएनए के केस में? हाई प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? हाँ करेक्ट है, 95, 55, 72। डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन, करेक्ट।
आरएनए के केस में, गुड, ठीक है बेटा। तो आरएनए के केस में हमें दिख रहा है कि म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा हैं। जो सबसे ज्यादा तुम्हारे हर्प्स वायरस, निपा वायरस, ये सारे जो वायरस डिजीज हुए हैं, इन सब का जेनेटिक मटेरियल मोस्टली जो जितने हार्मफुल है, जितने मोर्टेलिटी रेट जिनकी हाई है, वो सभी आरएनए कंटेनिंग है। तो ऐसे टाइम में आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि म्यूटेशन हो चुका होगा तो वो बाइंडिंग शो नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट इज ELISA is based on the principle of antigen antibody interaction। तो आपको यहाँ पे ये मार्क कर लेना, अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट से ही चलो तो ये मॉलिक्यूलर प्रूव मार्क कर लेना, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बता रहे हैं। वो जस्ट एक एक फिगर और इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करोगे कि होते क्या है ये। Infection by pathogen can be detected by the presence of antigen, protein or glycoprotein, or by detecting the antibodies synthesized against the pathogen। तो एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ही मैंने बता दिया, या तो उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा ब्लड पोर्शन में, या तो आपके ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होगा। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं तो आपका दो मेथोडोलॉजी है, या तो आप एंटीजन को, ये अब जो दिख रहा है आपको इमेज में, दैट इज ELISA प्लेट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट मैंने भी किया हुआ है, ठीक है, ELISA प्लेट। और इस ELISA प्लेट में आपको डिफरेंट कलर के अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। सिंपल अब यहाँ पे थ्योरी समझो, प्रिंसिपल क्या है इसके, जो ये वेल है, ठीक है, ये जो वेल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, या कलर वाले ही समझ लो, ये वेल दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी कोटेड आते हैं, ठीक। अब ये कोटेड अलग अलग टाइप्स के एंटीजन से हो सकते हैं, एंटीबॉडी से होते हैं, जस्ट आपको क्या ऑब्जेक्टिव रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट था ये क्लैरियस बट्रैकस, तुम्हारी मांगुर मछली के हार्मोन के लेवल को चेक करने का एक्सपेरिमेंट था, और उसमें मैंने उसके ब्लड सीरम में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस देखे थे। तो वहां पे मैंने ये ELISA यूज किया था, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बस ये याद है कि ELISA, और वो बहुत अच्छे सर थे, वो उनका पीसीएस क्वालिफाई हो गया था, पीएचडी ऑलमोस्ट कंप्लीट था, तो वो 2 दिन के लिए आए थे। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, बट फॉर द इंटरेस्ट उसी 2 दिन में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप मुझे ELISA करा दीजिए, तो वो ELISA कराए थे। तो जो भी सैंपल वहाँ पे था, तो दिस इज नॉट रिलेवेंट टू माई प्रैक्टिकल, इसलिए क्योंकि वहाँ मैं हार्मोन स्टडी की थी, बट ELISA टेक्निक मैंने उनके साथ सीखी और यूज किया था। तो ये आप देखो, ये होता है माइक्रोपिपेट, इसमें एकदम एक्यूरेट अमाउंट आपको पता होता है कि कितना आपको इस वेल में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, देखो ये जो वेल है ऑलरेडी जिस कंपनी से आप खरीदोगे उस कंपनी से ELISA प्लेट आपको स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी की मिलेंगी, क्लियर। उसमें जो भी प्रेजेंट होगा उसके अगेंस्ट में आप सैंपल को डालोगे। जैसे आपने जो ये सॉल्यूशन, ये हम पिपेटिंग बोलते हैं इसको, ये जो इसमें डाल कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, अगर जस्ट सपोज इसमें एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी, ठीक है, एक स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंजाइम, क्योंकि नाम क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसा है, ठीक है। तो एक एंजाइम पोर करेंगे, उस एंजाइम के बाइंड होने के बाद, एंटीबॉडी से बाइंड होने के बाद फिर एक सबस्ट्रेट पोर करेंगे, और एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन की वजह से वहां पे आपको डिफरेंट अपीयरेंस दिखेगा कलर में, जैसे ये प्लेट में आपको दिख रहा है, ठीक है, चल रहा होगा। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी और सारी चीज को डिटेक्ट करने के लिए ये ELISA रीडर होता है, प्लेट रीडर होता है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें कितने कंसंट्रेशन में एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट था, जहां पे आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। मोस्टली 90 वेल की ELISA प्लेट आती है, आप सारे वेल नहीं यूज कर रहे हो या अलग अलग सैंपल आपने ऐड कर रखे हैं, तो उसका आप डायरेक्शन ध्यान में रखोगे, इस पे वेल का नंबर भी लिखा होता है, तो वो सब चीजों से आप एक साथ में 90 वेल के सैंपल स्टडी कर सकते हो, क्लियर। अलग अलग साइज के होते हैं, 90 वेल मोस्टली यूज होता है। तो किस रिएक्शन से ऐसे मिला, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। अब आपको एंटीबॉडी कोटेड अगर ELISA आपने मंगाया तो उसमें आप पोर क्या करोगे, एंटीजन को पोर करोगे, ठीक है। जैसे सपोज एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं ये हमें देखना है, तो हम एंटीजन को पोर करेंगे, अगर वो जाके उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी से बाइंड कर रहा है, इट मींस कि उससे उस एंटीजन का रिस्पेक्टिव एंटीबॉडी ऑलरेडी आपके सीरम में प्रेजेंट है, क्लियर। तो एंटीजन कोटेड होगा तो आप एंटीबॉडी को पोर करोगे, एंटीबॉडी कोटेड होगा तो आप एंटीजन को कोट करोगे, और एंजाइम को हमेशा ऐड कराने के लिए आपको फिर से एक एंटीबॉडी ऐड करना पड़ेगा, उस एंटीबॉडी पे सबस्ट्रेट एंजाइम बाइंड होगा, फिर आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे, वो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस देगा, और उसके बाद आपको उस, अब देखो ये रिएक्शन आपको आंख से तो दिखेगा नहीं,
आंख से नहीं दिखेगा ना, समझ रहे हो ना? तो उसको देखने के लिए हमने यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ है, एंजाइम सब्सट्रेट रिएक्शन की वजह से आपके सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे कलर चेंजिंग सब्सट्रेट यूज करते हैं, इनको बोलते हैं रिपोर्टर एंजाइम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आएगा, अभी बताते हैं। पहले फिगर से एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। जैसे ये डायरेक्ट एलाइजा है, तो डायरेक्ट एलाइजा मतलब एलाइजा में आपका एंटीजन कोटेड आया, अब आपने एक ही प्राइमरी एंटीबॉडी को कॉन्जुगेट किया, एंटीजन से वो बाइंड किया, इसी प्राइमरी एंटीबॉडी के एक जो एंटीबॉडी में अभी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, फिर भी मैंने थोड़ा तो बताया हुआ है तुम लोग को स्ट्रक्चर। ये होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ठीक है, आप इस साइड पे देखो, वाई शेप का आर्म दिख रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस साइड पे जाके ये एंटीजन से बाइंड कर गया। ठीक है, इस साइड पे एंजाइम से बाइंड कर गया, एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर गया, और वो रिएक्शन दे देगा। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ एक एंटीबॉडी इन्वॉल्व हुई, और आपके जो वेल थी उसमें एंटीजन ऑलरेडी कोटेड था। क्लियर बेटा? इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या हुआ, एक आपने वेल आपका एंटीजन कोटेड है, एक आपने एंटीबॉडी इंसर्ट किया जो कि इस एंटीजन से बाइंड कर सकता है, बट इससे सबस्ट्रेट एंजाइम नहीं बाइंड है, तो आपको दूसरी एक एंटीबॉडी फिर से सैंपल इंसर्ट करना पड़ेगा जिसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। वो सेकेंडरी एंटीबॉडी फर्स्ट एंटीबॉडी से बाइंड की, और इसके पास आपका एंजाइम होगा, एंड जब आप सबस्ट्रेट ऐड करोगे तो ये भी कलर देगा। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द मेडिकल पर्पस स्टडी, तो आपको ये मेथड समझ में आनी चाहिए कि डायग्नोसिस का अगर आगे एलाइजा वर्ड, तो आपको थोड़े से उसके प्रिंसिपल पता हो कि एंटीजन क्या है, एंटीबॉडी क्या है, कैसे रिएक्शन करेगा। तो अभी ये टाइप्स में आप देख रहे हो, तो डायरेक्ट एलाइजा हो गया, इनडायरेक्ट एलाइजा। सैंडविच एलाइजा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देख रहे हो, आपको सैंडविच बनेगा, एक एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी के बीच में एक एंटीबॉडी सैंडविच की तरह बना। तो यहाँ पे कोटेड क्या है, एंटीबॉडी कोटेड वेल आई, एलाइजा की वेल। जो सबसे नीचे की लेयर है ना इन सब में, ये समझ लो ये एलाइजा के साथ आया है। एलाइजा प्लेट, अब ऐसे बर्फ जमाने वाली ट्रे तो खरीदोगे नहीं तुम कि उस पर एलाइजा टेक्निक यूज कर दो। ठीक है, वो ऑलरेडी किसी लैब में कहीं मैन्युफैक्चरर है उसके, जो आपको बना के देंगे, तो उसमें कोट रहता है, उसको बोलते हैं टाइटर। ठीक है, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट सुना है क्या? टाइट्रेशन, केमिस्ट्री में टाइट्रेशन होता है, इसमें कंसंट्रेशन वगैरह मेजर करते हैं कलर चेंज देख के। तो आप ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हो सॉल्यूशन, और उससे आप वहां पे चेंज देखते हो। तो सेम वे में इसको भी टाइटर बोलते हैं, और इस टाइटर में कोटेड आएगा, इधर वो एंटीजन कोटेड हो या एंटीबॉडी कोटेड हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव, जैसे कॉम्पिटिटिव एंजाइम होते हैं ना बेटे, उसी तरीके से बस एक कॉम्पिटिटिव है कि एंटीबॉडी बाइंडिंग कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, एक इनहिबिटरी हो जाएगा, एक वहां पे कम्पिटिट करेंगे एक ही साइड से बाइंडिंग के लिए। तो जस्ट आप यहाँ पे एक देख रहे हो कि पूरी मेथोडोलॉजी से आपका ये हो जाएगा कि एंटीजन या एंटीबॉडी में से कोई अगर प्रेजेंट है और वो पॉजिटिव रिएक्शन दे दिया, पॉजिटिव टेस्ट दिया, तो आप जो ऑब्जेक्टिव से टेस्ट कर रहे थे वो वहां पे प्रेजेंट होगा। इन सिंपल टर्म्स, इन एलाइजा एन अननोन अमाउंट ऑफ एंटीजन इज अफिक्स्ड टू अ सरफेस। ठीक है, अब ये डायरेक्ट की बात हो रही है। एंड देन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज वॉश्ड ओवर द सरफेस सो दैट इट कैन बाइंड टू द एंटीजन। इसका एक मैं तुम्हें क्या बोलते हैं एनिमेशन सेंड कर दूंगी अभी ग्रुप में, देख लेना उसको। ठीक है, उसमें अब जो एक्स्ट्रा एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन कोटेड है तो एंटीबॉडी आप जब उस पर डाल रहे हो, तो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी जिन्होंने बाइंड नहीं किया वो हिंड्रेंस ना करें, इसलिए उसको क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन से वॉश कर देते हैं। क्लियर, उस वेल को वॉश कर देते हैं, और ऑलरेडी जो बाइंडिंग कैपेसिटी शो कर दिए होंगे वो एंटीजन एंटीबॉडी पे जाके बाइंड कर गया होगा। और जस्ट सपोज कि एक ट्यूब में ये जो वेल में हो रहा है, वहां पे आपने जो सॉल्यूशन डाला है उसमें तो नंबर ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, तो वो यहाँ अनबाइंडिंग ऐसे ऐसे प्रेजेंट होंगे, तो वो हिंड्रेंस करेंगे, तो उसको जस्ट वॉश आउट करते हैं, वही लिखा हुआ है। एंड देन अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इज वॉश्ड ओवर द सरफेस सो दैट इट कैन बाइंड टू द एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग होगी, दिस एंटीबॉडी इज लिंक्ड टू एन एंजाइम, एंड इन द फाइनल स्टेप अ सब्सटेंस इज एडेड, दैट सब्सटेंस इज सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन का सबस्ट्रेट होगा वो, is added that the enzyme can convert to some detectable signal। यहाँ पे डिटेक्टेबल सिग्नल क्या हो रहा है, कलर चेंज। आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिससे आप डायग्नोज कर सको, तो यहाँ पे क्या है, कलर चेंज। वो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन की वजह से सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जा रहा है। इधर क्लियर? ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी है, नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस पढ़ लेना एक बार। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा,
कभी कोई बाउंसर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक प्राइमरी एंटीबॉडी, एक सिंगल एंटीबॉडी यूज हुई है तो वो डायरेक्ट वर्क करेगी। दो एंटीबॉडी यूज हो गई है, सेकेंडरी एंटीबॉडी के पास एंजाइम है और उससे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, तो उस केस में इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। क्लियर? अलग अलग फिगर है, कोई एक आप अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए समझ लेना। ठीक, अब जैसे ये एंजाइम सबस्ट्रेट है तो इसने कुछ सिग्नल रिलीज किया, इसमें कलर फॉर्मेशन का सिग्नल हम देख रहे हैं। क्लियर है? किसी को डाउट यहाँ पे? ठीक है, ये जस्ट नंबर ऑफ फिगर मैंने लगा दिए हैं इसमें समझने के लिए। अब ये आपको दिख रहा है एंटीजन कोटेड वॉल, इसमें एंटीबॉडी ऐड किया, वॉश किया, जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी है वो रिमूव हो गए, फिर इसमें एंटीबॉडी ऐड, फिर से एक एंटीबॉडी ऐड किया जिसके पास एंजाइम था, वो उससे एंटीबॉडी से बाइंड कर गया, जो एक्स्ट्रा होंगे फिर से वॉश किया, वो रिमूव हो गए। नाउ सबस्ट्रेट ऐड किया, एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन ES कॉम्प्लेक्स बनते ही इस सॉल्यूशन का कलर आप देख रहे हो चेंज हो गया। तो एकदम सिंपल वे में ये थ्योरी आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है बेटा, कोई डाउट यहाँ पे? साउंड नॉट क्लियर? 10:11 पे, अभी कितना बज रहा है, कितनी देर का नहीं सुना? 10:16। चलो मीटिंग ऐड कर रहे हैं, फिर से रिज्वाइन करो, फिर देखते हैं थोड़ा।